आईसीएन मीन्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग परिषद ने 1953 में पहली बार कोड ऑफ एथिक्स या आचार संहिता अपनाई थी और बाद में 2012 में इसे संशोधित किया गया। तो अभी हम 2012 वाली जो कोड ऑफ एथिक्स है उन्हीं को स्टडी करेंगे। आईसीएन के अनुसार आचार संहिता के 4 मुख्य तत्व हैं, 4 मुख्य पॉइंट हैं, 4 मुख्य बिंदु हैं, जो है कि नर्सेज एंड पीपल, नर्सेज एंड प्रैक्टिस, नर्सेज एंड प्रोफेशन एंड नर्सेज एंड कोवर्कर। इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है नर्सेज एंड पीपल। यहाँ पर पीपल का मतलब जो हमारे क्लाइंट है, जिनको नर्सिंग केयर की जरूरत है। नर्स की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो उन लोगों के प्रति है जिन्हें नर्सिंग केयर की आवश्यकता है। देखभाल प्रदान करने में, नर्सिंग केयर देने में नर्स एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देती है जिसमें व्यक्ति, परिवार या कम्युनिटी के जो मानवाधिकार हैं, मूल्य, रीति, उनके रिवाज और आध्यात्मिक जो भी मान्यताएं हैं उनका सम्मान किया जाता है, रेस्पेक्ट किया जाता है। हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते समय ये ध्यान रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति इन पॉइंट्स से हर्ट ना हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो मानवाधिकार हो या उनके मूल्य रीति रिवाज हो, वो हर्ट नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो नर्सेज हैं वो उनकी जो पर्सनल जानकारी है उसको गुप्त रखती है, सबको ऐसे शेयर नहीं करती सबके साथ, जब तक कि विशेष जरूरत ना हो। और उसके लिए भी वो जो अपनी जुडिशियल जिम्मेदारी है उसके आधार पर वो निर्णय करती है कि किसको इंफॉर्मेशन शेयर की जानी है और किसको नहीं। तो यदि हमें कोड ऑफ एथिक्स की जानकारी होगी तो हम इसको प्रॉपरली डिसीजन ले पाएंगे। इसी प्रकार नर्स जो है वो संसाधन आवंटन में, केयर करते समय सबको समान दृष्टि से देखती है, किसी भी प्रकार की जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं करती। सामाजिक, आर्थिक और नर्सिंग जो केयर है उसमें इक्विटी और सामाजिक न्याय की वकालत करती है। नर्सिंग केयर देते समय नर्स चिकित्सा देखभाल हो, चाहे वो नर्सिंग केयर हो या कोई सर्जरी हो, उसके लिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट या सूचित सहमति जरूर लेती है, क्योंकि ये क्लाइंट का राइट है कि जो भी केयर उसको दी जा रही है, जो भी ट्रीटमेंट उसको दिया जा रहा है, उसके बारे में उसे पहले से पता हो और उसकी सहमति ली जाए, और मना करने का जो अधिकार है उसका, उसकी प्रोटेक्शन हो। कोई भी क्लाइंट किसी भी उपचार को मना कर सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कई बार एग्जाम में आते हैं। यदि आपको कोड ऑफ एथिक्स की जानकारी है तो आप उसको प्रॉपर कर पाएंगे। इसी प्रकार जो नर्स है वो कोई भी जानकारी है क्लाइंट की, और यदि क्लाइंट उसको गुप्त रखना चाहता है तो उसे गुप्त रखना है, सबको शेयर नहीं करना है, गोपनीयता को सुनिश्चित करना है। और साथ ही कार्यस्थल पर पेशेंट सेफ्टी, एनवायरमेंटल सेफ्टी, स्टाफ सेफ्टी, वर्कर सेफ्टी, ये सब मेंटेन करनी है। उसके बाद आता है नर्स एंड प्रैक्टिस, यानी जो नर्सिंग प्रैक्टिस हम कर रहे हैं वो भी प्रॉपर होनी चाहिए। नर्सिंग देखभाल के लिए जो एक नर्स है वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी और जवाबदेही का वहन करती है, यानी उसकी जिम्मेदारी है और वो रिस्पॉन्सिबल है उन चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का, हमारी एक वेल ट्रेनिंग हुई है। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि एक यदि नर्सिंग प्रैक्टिस कोई कर रहा है तो वो रजिस्टर्ड नर्स होना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, तभी जो नर्सिंग केयर का है स्टैंडर्ड, प्रैक्टिस का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो पाएगा। नर्स ये सुनिश्चित करती है कि नर्सिंग प्रैक्टिस के एक स्टैंडर्ड या मानक को बनाए रखने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो साइंटिफिक प्रोग्रेस है
उसका उपयोग किया जाए। लगातार सीखते रहना चाहिए। कंटिन्यूइंग एजुकेशन नर्स प्रयास करती है ताकि एक कंपिटेंसी को मेंटेन कर सके। नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए पेशेवर मूल्यांकन, सतत शिक्षा और लाइसेंस का व्यवस्थित नवीनीकरण के लिए भी एक सिस्टम स्थापित होना चाहिए। और ऐसा है, ज्यादातर जो नर्सिंग लाइसेंस है वो कुछ समय के लिए मिलता है। जैसे इंडिया में 5 साल के लिए है। 5 साल के बाद आपको फिर से लाइसेंस को रिन्यू कराना है और उसके लिए जरूरत है कि आपने कंटिन्यूएशन एजुकेशन ली हुई हो, लगभग 150 घंटों की। तो इसका मतलब आपको लगातार अपने को अपडेट करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो लेटेस्ट रहे, बेस्ट प्रैक्टिस रहे। इसी प्रकार नर्सिंग केयर के स्टैंडर्ड्स और कार्य सेटिंग को बनाए रखना चाहिए। तो साथ में ध्यान रखें कि जो अपनी खुद की सेहत है उसको भी मेंटेन करें, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, नर्स हेल्दी है तो वो बेटर केयर कर पाएगी और जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसकी गुणवत्ता बढ़ेगी। उसके बाद आता है नर्सेज एंड प्रोफेशन। हमारा व्यवसाय जो नर्सिंग व्यवसाय है उसके प्रोग्रेस के लिए भी हमें सतत प्रयासरत रहना चाहिए। नॉर्मली एक जो नर्स है वो पेशेवर मूल्यों के कोर को विकसित करने के लिए लगातार सक्रिय रहती है और ये वो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करती है। जितने भी नर्स नेशनल इंटरनेशनल संगठन है उनके साथ जुड़ाव रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि एक सकारात्मक प्रैक्टिस का जो वातावरण है उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। एक जो वर्क प्लेस है उसको अ, अच्छा बना सकते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं नर्सेज के लिए। नर्स हमेशा स्वयं के साथ-साथ व्यवसाय की प्रोग्रेस के लिए भी कार्य करती है और ज़्यादातर यह नैतिक संगठनात्मक वातावरण में रहकर करती है, योगदान देकर करती है। नर्सिंग पेशे के विकास के लिए और जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसके विकास के लिए जो भी रिसर्च, मैनेजमेंट और एजुकेशन की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको निर्धारित करती है, उनको मेंटेन करती है। और जो राष्ट्रीय संगठन हैं उनमें भागीदारी खुद भी करती है और बढ़ावा भी देती है। उससे क्या होगा कि नर्सों के लिए एक अनुकूल सामाजिक और आर्थिक स्थिति, एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सकता है। वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, इसके लिए कार्य करते हैं। अब है नर्सेज एंड कोवर्कर्स। नर्सिंग, जब आपने देखा होगा कि अस्पताल में जब हम कार्य करते हैं या कम्युनिटी में कार्य करते हैं तो मल्टीपल डिसिप्लिनरीज उसमें वर्क कर रही होती हैं। एक टीम होती है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की। तो उन सब के साथ एक टीम भावना से कार्य करना हमारी जिम्मेदारी है। और कभी-कभी जब एक टीम मेंबर के कारण अगर क्लाइंट की जान पे खतरा है या ऐसे लग रहा है कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं उससे मरीज को खतरा है, तो हमें मरीज को प्रोटेक्ट करना है। इस संबंध में भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हमें टीम वर्क के रूप में कार्य करना है, परंतु जब किसी एक टीम मेंबर के कारण की नेग्लिजेंस के कारण मरीज को खतरा है तो वहां हमें मरीज को सपोर्ट करना है, उस वर्कर को नहीं। नर्स नैतिक आचरण को आगे बढ़ाने के लिए सहकर्मियों का समर्थन, मार्गदर्शन देने के लिए भी उचित कार्यवाही करती है। उसका हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि कोई भी नर्स है, वो जब अपने सहयोगियों के साथ कोई बातचीत करती है तो उन्हें भी, अगर उसको खुद को जानकारी है इन कोड ऑफ एथिक्स की, तो उनको भी बताए कि जो भी हमारा व्यवहार है वो परिलक्षित होना चाहिए, गाइडेड होना चाहिए इन कोड ऑफ एथिक्स के साथ, एथिक्स के द्वारा। नर्स विशिष्ट और जो ओवरलैपिंग कार्य हैं उनके बारे में जागरूकता पैदा करती है। विशिष्ट कार्य मतलब एक जो, जैसे नर्स का कार्य है, ओटी टेक्नीशियन का कार्य है, डॉक्टर का कार्य है, रेजिडेंट्स का कार्य है, सफाई कर्मचारी का कार्य है, सबके कार्य वहाँ डिवाइडेड हैं। तो वो उनके विशिष्ट कार्य हैं, परंतु कई जगह ओवरलैपिंग होती है।
तो उनको भी उनके बारे में भी जागरूकता पैदा करना चाहिए। सबको पता होना चाहिए कि कौन क्या काम करेगा और ओवरलैपिंग है तो मिलकर भी उसको किया जा सकता है टीम भावना से और उसके लिए एक रणनीति बनाती है और कई बार यदि कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे भी सॉल्व आउट करने का प्रयास करती है। एक कार्यस्थल की एक प्रणाली विकसित की जाती है जो सामान्य पेशेवर नैतिक मूल्यों और व्यवहार का समर्थन करती है। वह हमेशा सहकर्मियों के साथ एक टीम भावना के रूप में कार्य करती है और टीम भावना को प्रमोट करती है। My student support system. Keep watching, keep learning.